सन 1947 जब पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. 1965 फिर से कश्मीर में गुस्ताखी और पाकिस्तानी सेना भारत पर चढ़ आई। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। साल 1971 जब इंसानियत के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया तो फिर से पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए ललकारा। भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं। दोस्तों, आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उन युद्धों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में प्रत्येक भारतवासी को जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके परिणाम क्या आए। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाए, बिकॉज आज के इस दौर में ट्रू नॉलेज इज एवरीथिंग। 15 अगस्त साल 1947 इस रोज जब भारत देश ने आजादी की सांस ली तो हमें सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मिला, इसके साथ हमें मिली एक चुनौती पाकिस्तान के रूप में। आजादी के बाद भारतवासियों की जिंदगी की एक और नई शुरुआत थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमारा रास्ता कांटों और पत्थरों से भर दिया। इस पड़ोसी ने हमारे साथ ऐसी साजिशें की जो शायद कोई और देश न सह पाता, लेकिन भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया बल्कि उसे हर बार औंधे मुंह रगड़ोड़ा, और इसके साथ भारत न कभी रुका न ही कभी झुका। हर बार जब दुश्मन ने हमारे सामने सर उठाया, हमारे जवान वीरों ने उस सर को उतनी ही बार झुकने पर मजबूर किया। कभी बर्फ से ढकी कारगिल की चोटी पर, तो कभी रेगिस्तान की तपती रेत में, तो कभी सुंदर वन के जंगलों में, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। भारत और पाकिस्तान का सबसे पहला टकराव 1947-1948 में हुआ, जो था जम्मू एंड कश्मीर के युद्ध के रूप में, और ये थी हमारी सबसे पहली अग्नि परीक्षा। लेकिन दोस्तों, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और इसकी परिस्थितियां कैसे बनी, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कश्मीर को समझते हैं। कश्मीर के बारे में वैसे तो मैंने इससे पहले एक ऑलरेडी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप उसे बाद में जाकर जरूर देखना। लेकिन इन शॉर्ट अगर कश्मीर की हिस्ट्री के एंड ऑफ द ईयर्स की बात करें तो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह जी की देहांत के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर के साथ पंजाब को भी जीत लिया, और इसके कुछ साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि अंग्रेजों ने जम्मू एंड कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। इसके बाद सालों तक पूरा जम्मू एंड कश्मीर डोगरा सल्तनत का हिस्सा रहा और ब्रिटिश राज के अधीन एक प्रिंसली स्टेट बना रहा। इसके बाद सालों गुजरे और साल आता है साल 1946-1947 का। अब तक ये तय हो चुका था कि भारत को बहुत ही जल्द स्वतंत्रता मिलने वाली है, और इस वक्त कश्मीर के राजा थे हरि सिंह डोगरा। ये डोगरा वंश के चौथे महाराज थे, और भारत को 15 अगस्त साल 1947 के दिन आखिरकार आजादी मिल गई। आजादी के बाद सरदार पटेल हमारे देसी रजवाड़ों को एक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर के राजा हरि सिंह ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसकी ओर जाया जाए। उनके सामने दुविधा थी। उन्हें सोचा कि अगर पाकिस्तान के साथ मिले तो उनके खुद के डोगरा राजवंश और कश्मीरी हिंदुओं का भावी खतरे में था, और अगर भारत के साथ विलीन हुए तो उन्हें अपना राजपाट छोड़कर लोकशाही को अपनाना होगा, और हरि सिंह अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। इसी कश्मकश के बीच शेख अब्दुल्ला ने, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता थे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने ये भी लिखा कि वो और उनकी पार्टी कश्मीर और उनके राजा के वफादार बने रहेंगे और कश्मीर का बुरा सोचने वाले किसी का भी प्रतिकार करेंगे। और राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला के इस लेटर में एक अवसर दिखा। उन्होंने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर खुद ही उसका संचालन करने की ठान ली। अब दोस्तों, इसके पश्चात होता ये है कि इस शेख अब्दुल्ला की और जवाहरलाल नेहरू की एक लंबी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद पता नहीं जवाहरलाल नेहरू को क्या होता है कि उन्होंने कश्मीर के विलीनीकरण का चार्ज सरदार पटेल से टेम्पररी छीन लिया, और सरदार देश के अन्य देसी रजवाड़ों के विलीनीकरण में बिजी हो गए।
और इसी बीच अक्टूबर 22, 1948 के दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के सैनिक और कबायली भी शामिल थे। अब महाराजा हरि सिंह को लगने लगा कि उनके साथ खेल हो गया है, धोखा हो गया है, और इस बुरे वक्त में उन्हें भारत की याद आई। वह ताबड़तोड़ विलीनीकरण के दस्तावेजों को लेकर दिल्ली पहुंचे और पाकिस्तान की इस हरकत के बाद हरि सिंह ने कश्मीर और वहां के लोगों को बचाने के लिए भारत में विलीनीकरण करवाने के दस्तखत पर हस्ताक्षर कर लिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने का मतलब ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। अब इस दस्तखत के बाद हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और कुछ खास अफसरों के साथ एक मीटिंग की। यह मीटिंग स्वाभाविक भी थी, क्योंकि अब कश्मीर भारत का हिस्सा था, इसलिए कश्मीर को और हरि सिंह को पूर्ण रूप से बचाने का जिम्मा भारत सरकार का था। हरि सिंह की ये मांग थी कि भारत इस दस्तखत के बाद अपनी सेना कश्मीर में भेजे और पाकिस्तान के घुसपैठियों और उनके सैनिकों को मार मार कर कश्मीर से बाहर फेंक दे। पर नेहरू बेफिक्र थे। पंडित नेहरू की इस बेफिक्री की बात को फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने 1994 के एक इंटरव्यू के दौरान पब्लिक के सामने कहा था। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में कश्मीर की समस्या को लेकर आए राजा हरि सिंह के आगे नेहरू संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीका, रशिया और धर्म के बारे में बातें कर रहे थे। और आखिरकार इन इनरिलेवेंट बातों से तंग आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुस्से में आकर पंडित नेहरू से पूछा कि जवाहरलाल, आपको कश्मीर चाहिए या फिर दे देना है? तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर दिया कि जी हाँ, बेशक मुझे कश्मीर चाहिए। और इसके बाद तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि तो फिर कश्मीर में सैन्य भेजने का ऑर्डर दे। और इसके बाद तुरंत सरदार पटेल ने नेहरू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सीधा अपना मुंह घुमाया और जनरल मानेक शॉ की ओर इशारा किया कि मानेक शॉ, आप जाकर कार्यवाही करें, ऑर्डर मिल गया है। और इसके तुरंत बाद मानेक शॉ वहां से बाहर निकले और कश्मीर पर सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। 22 अक्टूबर साल 1947 और इस तारीख को शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध। इस युद्ध में भारत के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को उनके हड़प लिए पूरे कश्मीर से खदेड़ते खदेड़ते उन्हें पीछे धकेल रहे थे। 1947 में कश्मीर में जो पाकिस्तान से कबायली एंटर हुए थे और कश्मीर पर कब्जा जमा लिया था, पाकिस्तान कहता था कि वो पाकिस्तानी सोल्जर नहीं थे, लेकिन दस्तावेजिक रूप से और कुछ सबूतों के आधार पर यह प्रूव हो चुका था कि उनमें कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। लेकिन खैर, जब हमारी सेना ने उन्हें मारना शुरू कर दिया तो साल 1948 की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपनी सेना को भेजा, यानी कि ऑफिशियली पाकिस्तानी सेना साल 1948 की शुरुआत से ही भारत के सैनिकों के साथ लड़ने के लिए भेजी गई। उस वक्त भारत के इस पहले ही युद्ध में भारत के कई सारे वीरों ने उस युद्ध भूमि में जन्म लिया, जैसे कि लांस नायक करम सिंह। इन्होंने पूंछ सेक्टर में अपनी अद्भुत वीरता दिखाई, जिन्होंने गोलियां लगी होने के बावजूद भी वहीं पर डटे रहे। जदुनाथ सिंह ने तो करतारपुर चौकी पर अकेले ही कई सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया था। और मेजर सोमनाथ, जो सीधे हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंच चुके थे, उनके हाथ पर प्लास्टर होने के बावजूद भी वो इस पोजीशन में दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने अपने सोल्जर से कहा कि हम दुश्मनों से बस 50 गज दूर है और हम चारों ओर दुश्मनों से घिर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी सांस तक नहीं। और वो और उनके साथी दुश्मनों के सामने लड़े और आखिरकार कई सारे दुश्मनों को मारने के बाद मेजर सोमनाथ वीर गति को प्राप्त हुए और वो भारत के सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित भी हुए। इस युद्ध में भारत ने दिसंबर 1948 तक ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवा दिया था। और जब पाकिस्तानी सेना पूरा युद्ध हारने की कगार पर थी, तब उसकी चीखें निकलने लगी और उसकी चीखें उसने अंग्रेजों तक और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाई। और इसके बाद इस पूरी घटना में चालबाज माउंटबेटन चैप्टर में आया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र बीच में पड़ा और नेहरू ने यूनाइटेड नेशन की बात को मान्य रखा और युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जो हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। 1 जनवरी साल 1949 के रोज संयुक्त राष्ट्र की दखल से और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के आदेश के बाद भारत पाकिस्तान के इस पहले युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में भारत के करीब 1400 सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 6000 सैनिक मारे गए और 14000 घायल हुए। इस घटना के बाद दोस्तों, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में था
भारतीय जवानों ने पूरे हड़प लिए कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को छुड़वा लिया था और अगर यूनाइटेड नेशन बीच में न आता तो पाकिस्तान की सेना को एंटायर कश्मीर से हम उखाड़ फेंकते। इवेंचुअली परिणाम ये रहा कि ये युद्ध भारत जीत चुका था। इसलिए नहीं क्योंकि हमने उनके बहुत सारे सोल्जर मारे और घायल किए, लेकिन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का मकसद था पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेना, और वो शायद कर भी चुका था। लेकिन जैसे ही मामला भारत के पास आया तो भारत की सेना ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और खदेड़ते खदेड़ते हम कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा छुड़ा पाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बीच में पड़ने की वजह से हमारी सेना ने सीज फायर किया, वरना हम पूरा कश्मीर और शायद पाकिस्तान का भी हिस्सा हड़प लेते। इसलिए पाकिस्तान को धूल चटाकर उसके मंसूबों में विफल कर देने के कारण और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद लीगल हो चुके हमारे ही प्रांत को पाकिस्तान की सेना से खाली करवा देने की वजह से हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, जिसी वजह से पूरी दुनिया ने ये ऑफिशियली माना कि ये युद्ध भारत जीता था। भारत पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 का ये वो दौर था जब भारत के जज्बे जवान थे। देश करीब 17-18 साल पहले आजाद हुआ था। इस दौर में भारत की कश्मीर की घाटी शांत थी, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की इस घाटी को शांत नहीं रहने देना चाहता था और उसने कश्मीर को अशांत करने के लिए अपने घुसपैठियों को घुसाना शुरू कर दिया। इस साल जनरल आयूब खान ने एक साजिश के तौर पर करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक को आम सिविलियंस के वेश में कश्मीर भेज दिया। बकायदा एक ऑपरेशन बनाया गया जिसका नाम दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर। इरादा था पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को गुपचुप से कश्मीर में दाखिल करवा देना और फिर पूरे कश्मीर पर कब्जा करके उसे भारत से छीन लेना। ये 1965 का दौर था, सब कुछ शांत चल रहा था, इसलिए भारत और पाकिस्तान की कश्मीरी बॉर्डर पर इतनी पेट्रोलिंग भी नहीं थी जितनी आज है। पाकिस्तान के वो सैनिक आम लोगों के भेष में कश्मीर में घुस गए और कश्मीर की घाटी में वो लोगों के साथ घुल मिलकर उन्हें उकसाकर भारत के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। लेकिन वो जो करना चाहते थे उनसे ठीक विपरीत हुआ। साल 1965 में भी भारत के कश्मीरी लोगों ने इन लोगों को पहचान लिया, क्योंकि पाकिस्तान से आए इन लोगों की भाषा कश्मीरी नहीं थी, वो पाकिस्तानी पंजाबी में बातें कर रहे थे और इन लोगों की बात भारत के कश्मीर के लोगों ने भारतीय सेना तक पहुंचा दी और भारतीय सेना तब इन घुसपैठियों को खोज खोज कर और ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। इस पाकिस्तानी सैनिकों को इतना मारा कि कश्मीर की घाटी में उनकी लाशें बिछ गई और दुनिया तब समझ गई कि हमारी चुप्पी हमारी कायरता नहीं है। और जब हमने उनके घुसपैठी सोल्जरों को मार गिराया तब पाकिस्तान ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया और ये संघर्ष अब फुल फ्लैश वॉर में बदल चुका था। और 6 सितंबर 1965 के रोज ऑफिशियली भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ और उस दौर में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी और हाजी पीर के पास कब्जा कर लिया। ये वो दर्रा था जहां से पाकिस्तानी अपने घुसपैठियों को भेजते थे। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अलग होने के बाद पहली बार था जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी थी। भारतीय सेना ने पहली बार लाहौर और सियालकोट की ओर कूच की और हमारी 15 इन्फेंट्री डिवीजन ने लाहौर के पास बसे एक गांव बुर्की पर कब्जा जमा लिया, तो एक और 3 जाट रेजिमेंट ने पाकिस्तान के सैनिकों को खाइयों में खींच खींच कर मारा और फेंक दिया। इस युद्ध में भारत ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच रहा था। लाहौर एयरबेस से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के पास अमेरिकन पैटर्न टैंक थे और पाकिस्तान को लगता था कि उनके अमेरिकन पैटर्न टैंक सब कुछ कुचल देंगे, लेकिन भारतीय जवानों की जिद अमेरिकन टैंकों से ज्यादा भारी थी। उस वक्त रात के अंधेरे में कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद एक साधारण जीप लेकर और 106 mm की गन लेकर निकले और उन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ा दिए और वो शहीद हो गए और वहीं पर अमेरिकन पैटर्न टैंकों का घमंड भी चूर चूर हो गया। वही सियालकोट में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई चल रही थी और उसी वक्त भारत ने पाकिस्तान के 66 टैंक उड़ा दिए और ये सब करने के बाद मेजर भूपेंद्र सिंह बुरी तरह घायल हुए और जब उन्हें शास्त्री जी मिलने गए तो मेजर भूपेंद्र सिंह जी बोले कि मैं दुखी हूँ क्योंकि उठकर अपने प्रधानमंत्री को सलाम भी नहीं कर सकता।
दोस्तों 1965 में ये वॉर भारत जीत चुका था। इस वॉर में हमने पाकिस्तान के करीब 1920 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी हमने क्यों माना सीज फायर को? तो दोस्तों उस वक्त भारत आर्थिक संकट में भी था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये वॉर हम पर थोपा गया था। और उसी दौर में अमेरिका ने हमें गेहूं न देने की धमकी दी। रूस और अमेरिका हम पर दबाव बना रहे थे युद्ध रोकने का, और चीन भी सीमा पर गड़बड़ी कर रहा था। और इस हालात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 21 दिसंबर साल 1965 के दिन सीज फायर स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे पहले डोगराई को फिर से जीत लिया गया था। इसके बाद जनवरी साल 1966 के दिन शास्त्री जी और आयूब खान ने ताशकंद समझौता किया और उसी रात रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन आज तक हम लोगों को ये लगता है कि सच कुछ और था। पर 1965 की इस लड़ाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते और हम दुश्मन के लिए बहुत लिबरल भी नहीं रह सकते। साल 1971 का युद्ध। दोस्तों साल 1971 के युद्ध की कहानी आप जानोगे तो आप समझ जाओगे कि दुनिया में कुछ युद्ध बस इंसानियत की पुकार के लिए लड़े जाते हैं, और अन्याय के खिलाफ उठती एक जिम्मेदारी की वजह से भारत ने साल 1971 में अब तक का सबसे बड़ा इंडो पाक वॉर लड़ा। इस साल से पहले पाकिस्तान इतना नहीं था जितना हम आज समझते हैं। पाकिस्तान असल में दो बड़े हिस्सों में बटा था। एक था भारत के पश्चिम में जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा था भारत के पूर्व में जो आज का बांग्लादेश है। साल 1947 से लेकर 1971 तक भारत के आसपास दोनों तरफ पाकिस्तान ही थे, लेकिन पूर्व पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान और खासकर पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के लोग और वहाँ की सेना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उनकी अलग भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के कारण लगातार आहत कर रही थी, उन्हें नीचा दिखा रही थी, उनका शोषण कर रही थी और प्रताड़ित कर रही थी। वैसे ही जैसे आज वो बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ करते हैं। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी सत्ता में आई, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं मिली। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसके बाद शुरू हुआ एक खूनी दौर, एक सिलसिलेवार हुआ कत्लेआम, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइन कहा गया। रातों रात वहां के गांव जला दिए गए, महिलाओं पर बलात्कार किए गए, लाखों लोग मारे गए, और जो बचे वो भारत की ओर जान बचाकर भागे। इस बीच भारत पर काफी दबाव था, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हम हमारी शरण में आने वाले इंसानियत की पुकार को अनसुना कर दे या उनका साथ दे। भारत का जवाब स्पष्ट था कि हम उन इंसानों का साथ देंगे। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भारत अब न सिर्फ हमारी बॉर्डर की हिफाजत करेगा बल्कि वो अत्याचार के खिलाफ खड़ा भी रहेगा। और उनके इस निर्णय के बाद शुरू हुई एक अदृश्य जंग और एक कूटनीति, और भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों का सच उजागर किया। उस वक्त भी हम सामने से पाकिस्तान के साथ लड़ने नहीं गए थे, हम तो बस एक इंसानियत के नाते दुनिया के सामने पीड़ितों का सच उजागर कर रहे थे, क्योंकि पीड़ित हमारे पड़ोसी थे, और जो पड़ोसी लाखों की संख्या में बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आ रहे थे, वो हमें उनके सच की गवाही देते थे, जिस सच को हमने दुनिया के सामने रखा। और बस इसी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान को, या यूं कहे कि पाकिस्तान की पंजाबी फौज को मिर्ची लग गई। जब उनकी दरिंदगी की बातें दुनिया में फैलने लगी तो उसका ब्लेम भारत को देते हुए सिर्फ सच उजागर करने की वजह से उन्होंने 3 दिसंबर साल 1971 की रात ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया और सीधा भारत के अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर और जोधपुर जैसे कई जगहों पर अचानक बमबारी शुरू कर दी। और स्वाभाविक था कि भारत सरकार ने इस गुस्ताखी को सीधे ही युद्ध का ऐलान माना, और यही से शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान का साल 1971 वाला युद्ध। ये युद्ध बस 13 दिन चला, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इन 13 दिनों में दुनिया बदल गई, क्योंकि इन 13 दिनों के बाद भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहा, लेकिन दुनिया के नक्शे में एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश के नाम पर। और इतिहास में पहली बार करीब 1 लाख सैनिकों की पाकिस्तान की सेना ने बिना कोई शर्त भारत की सेना के सामने सरेंडर कर दिया।
शायद इससे बड़ा अपमान आज तक दुनिया में किसी देश का नहीं हुआ था। इस युद्ध के पश्चिमी मोर्चे में पंजाब के बसंतर सेक्टर में एक 21 साल का नौजवान टैंक कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी एक अकेली टैंक से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स ध्वस्त कर दी। जब अरुण खेत्रपाल का टैंक जल रहा था तब भी उनके आखिरी वाक्य थे, नहीं सर, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा। और दुश्मनों को खत्म करने के बाद वो वीर गति को पा गए और परमवीर चक्र के हकदार बन गए। वहां पूर्वी मोर्चे पर अल्बर्ट एक्का जान की परवाह किए बिना करीबन 70 दुश्मनों से अकेले भिड़ गए थे। वहां श्रीनगर में दुश्मनों के पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रोकते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनका एक भी जहाज इंडिया में एंटर नहीं हो रहा था। तो वही राजस्थान के मोर्चे पर उसके रण में लौंगेवाला की पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरा ने सिर्फ 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की बड़ी टैंक रेजिमेंट को टक्कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक ही रात में हमारे पायदल सैनिकों की टुकड़ी ने पाकिस्तान की रेजिमेंट को रोक कर रखा था और उस पर एक बकायदा पूरी फिल्म बनी है। नाम शायद आपको पता होगा, बॉर्डर कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये मेजर कुलदीप सिंह और उनकी फौज की हकीकत है। इस तरह दोस्तों साल 1971 में भारत एक नहीं लेकिन अनेक मोर्चों पर युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान को उस वक्त हमने हर मोर्चे पर तोड़ा था। वहां पूर्व में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की पूरी फौज यानी कि भारतीय फौज कुछ 13 दिन के भीतर ही पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर ढाका तक पहुंच गई थी। और 16 दिसंबर साल 1971 के दिन ढाका में पाकिस्तान के जनरल ए खान नियाजी ने भारतीय सेना के सामने बिना कोई शर्त, दोस्तों कोई भी शर्त के बिना आत्मसमर्पण कर लिया और उसके बाद बकायदा हस्ताक्षर हुए। सोचिए आप दोस्तों, ऐसी तो कैसे मार पड़ी होगी कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और जनरल कोई शर्त भी नहीं रख पाए। एग्जैक्टली पाकिस्तान के 93,000 सैनिक अपने सभी हथियारों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हुए ऑफिशियली हार स्वीकार चुके थे। और इसके बाद भारत के पूर्व में अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं बचा। वहां पर एक नए देश का जन्म हुआ, नाम था बांग्लादेश। नए बने बांग्लादेश के ढाका के बीचों बीच भारतीय तिरंगा लहराया और इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस युद्ध के असली रणनेता फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया था, जिस वजह से उन्हें एक ऐसे सम्मान से नवाजित किया गया जो अपने आप में भारत रत्न से भी ज्यादा बड़ा प्राइड है, जो आज तक सिर्फ भारत के इतिहास में 2 लोगों को ही मिल पाया है। और इस युद्ध का परिणाम क्या आया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सन 1971 के इस युद्ध की थोड़ी सी बातें अगर मैं आपको हाईलाइट करूं तो दोस्तों 13 दिन में खत्म होने वाला इतना भयानक और इतना छोटा सा ये युद्ध जिसने एक नए देश को जन्म दिया वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऊपर से 93,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख सैनिकों का भारत के सामने सरेंडर, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद जगत का सबसे बड़ा दूसरा आत्मसमर्पण था। और ये भी इतिहास में एक रिकॉर्ड रहा कि किसी देश की महिला प्रधानमंत्री ने युद्ध जितवाकर एक नए देश का गठन किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ढाका में तो पहुंच ही गई थी, लेकिन दोस्तों इसी युद्ध में भारत की सेना पश्चिमी पाकिस्तान में लाहौर को क्रॉस करके उससे आगे बढ़ गई थी। जी हाँ, इसी युद्ध में लाहौर हमारे कब्जे में था और अमेरिका को उस वक्त ऐसा लगा कि नया बांग्लादेश तो जन्म ले चुका है लेकिन पश्चिम में भी पाकिस्तान को भारत छोड़ेगा नहीं। इसलिए दोस्तों उस वक्त अमेरिका ने USS एंटरप्राइज नाम का एक युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में ताबड़तोड़ लाके खड़ा कर दिया भारत को धमकाने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी अमेरिका की कोई बात मान नहीं रही थी। लेकिन उसी बीच रशिया का युद्धपोत तुरंत बंगाल की खाड़ी में आ गया और अमेरिका और भारत के बीच आकर खड़ा हो गया। दोस्तों इसी बात पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, कैसे रशिया ने इस युद्ध में हमारी मदद की थी। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना। लेकिन दोस्तों इसी कश्मकश की वजह से बाद में शिमला करार हुए, जिसमें हमने जो पाकिस्तान का लाहौर तक प्रांत ले लिया था वो वापस लौटा दिया एक शांति समझौते के रूप में।
तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के 3 बड़े युद्धों के बारे में हमने आज जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसके बाद के युद्धों के बारे में भी मैं एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।